साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, सिलेबस से संबंधित तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के बारे में बताऊंगा। शिक्षा मनोविज्ञान की इस अध्ययन सीरीज में मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं अभी तक। फिलहाल तो पीजीटी एजुकेशन के हिसाब से मैंने लगभग 27 से 28 वीडियो दे दिए हैं। उसी श्रृंखला में शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है और जिसमें हमने मनोविज्ञान के इतिहास और तथ्य को समझने का प्रयास किया। तत्संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान पर आए। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है और उसकी संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण है तथा जो भी उसका विकास क्रम है उस पर हमने बात कही थी। आज शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलता है परीक्षा में। तो प्रमुख रूप से 4 शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम समझेंगे। अभी आगे मैं आपको बता दूं जरा सा। तो 2 अध्ययन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़कर हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जिससे एकदम फैक्ट हमारा क्लियर हो जाए। 2 शिक्षण विधि आज पढ़ेंगे और 2 शिक्षण विधि कल के बारे में हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापक के लिए उपयोगिता के बारे में समझाया था। शायद कुछ वीडियो में टेक्निकल एरर होने की वजह से शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापक के लिए उपयोगिता के संदर्भ की कुछ बातें छूट गई थी, जिसको मैं आपको यहीं पर कवर कर देता हूं। तो चलिए, कल आपने ये समझा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत चूंकि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन और उसकी मानसिक अनुभूति का अध्ययन किया जाता है, इसी संदर्भ में बात करते हुए हम व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, इन सब बातों का अध्ययन कर उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और तत्संबंधी हम उसको सहायता उसके शैक्षिक विकास के लिए करते हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम अब बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए क्या उपयोगिता है और उस उपयोगिता को हम जरा सा कल डिस्कस कर रहे थे। शायद वीडियो बीच में पॉज हो गया था, तो देखते हैं जरा सा क्या है। तो इन सब बातों के आधार पर जब हमें पता चल जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, तो यही पूरे जो एक अगर हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये पूरी तरीके से ये अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को, अध्यापक के संदर्भ में भी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो कल मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों से है। यहां पर हम संदर्भ में बात कर रहे हैं अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को हम शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उसके हम तथ्य से पता चलता है, उन तथ्यों को वो अपने कार्य व्यवहार में उपयोग करता है और जिससे शिक्षार्थी के मैक्सिमम एजुकेशनल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन करता है, उसकी सत्यता और उसकी पुष्टि करता है, विश्लेषण करता है, समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसीलिए शिक्षा से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन तो अवश्य ही करना चाहिए। अब चूंकि अध्यापक क्या है, वही पूरी वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया का डायरेक्टर है और वह छात्र के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है जिससे उसका शैक्षणिक विकास हो पाता है। इसीलिए शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए तथा छात्रों के सीखने को सरल और सहज बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे सरल हो जाता है। कहानी कथन के माध्यम से, कुछ प्रश्नों को पूछ करके, इन तरीके से जो हमारा कंटेंट है वो काफी इंटरेक्टिव हो जाता है और इंटरेक्टिव जब होता है तभी शिक्षण प्रभावी माना जाता है। इसी बात पर अगर हम करें कुछ टेक्निकल बात, तो तथ्यात्मक बात में अगर हम करते हैं तो जॉनसन ने पूरे शिक्षण के कार्यकलाप को 3 भागों में बांटा है। एक उन्होंने कहा है शिक्षण से पूर्व यानी प्रस्तुतिकरण की अवस्था, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद की 3 अवस्थाओं में इन्होंने पूरी टीचिंग प्रोसेस को इन्होंने डिवाइड किया। इसी श्रृंखला में कुछ पॉइंट वाइज बातें हैं।
क्लियर करके हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण, मतलब पूर्व पक्षपात नहीं, सम्यक दृष्टिकोण, सभी व्यक्ति व्यवहार के आधार पर आके जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में एक उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में भी सहायता देता है और छात्रों के प्रति सहानुभूति और समदर्शी, ठीक है, कोई बहुत अच्छा कोई बहुत खराब नहीं, समदर्शी व्यवहार अपनाने का सहायता देता है। अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। मापन मूल्यांकन की नवीन विधियों से अध्यापक परिचित हो रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। बालकों के स्वभाव, व्यवहार, संस्कृति को समझकर पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह कर शिक्षण के अवरोध को समाप्त करने में ये शिक्षा मनोविज्ञान काफी सहायता करता है। हम देख पाते हैं विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से बालक की बुद्धि लब्धि का जानकारी ले लेते हैं। पता चल जाता है कि हमारे क्लास में सामान्य स्तर के बालक बैठे हैं या कि हमारे क्लास में प्रतिभाशाली बालक बैठे हैं। उसी अनुरूप हम अपने टीचिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड्स का यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। और अनुशासन की एक बड़ी समस्या जो हमारे विद्यालय क्षेत्रों में देखी जाती है, उनका भी समाधान हम शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रयोग से कर सकते हैं। तो ये कल का कंटेंट था जो आपको मैंने बताया था, कुछ शायद टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो में छूट गया था। आज बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। तो इनका मतलब क्या है अध्ययन विधियां? कुल मिलाकर के आपने ये बात कही है कि हम बालक के व्यवहार को थोड़ा सा समझेंगे और व्यवहार के आधार पर उसकी मानसिक अनुभूतियां, उसकी मेंटल, उसकी मनोदशा को भी समझने का हम प्रयास करेंगे, तब जाकर के हम अपना कार्य करेंगे। ये बात एकदम क्लियर हुई। तो व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए जिस प्रकार से मनोविज्ञान का, इसीलिए मैंने आपको एक एक लेक्चर डिजाइन करके बताया। जब मैंने आपको मनोविज्ञान के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसी प्रकार जिस जिस प्रकार से मनोविज्ञान के बारे में लोगों की समझ होती गई, उसी प्रकार से मनोविज्ञान के द्वारा यानी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करने की विधियां भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयोग की गई हैं। उसी आधार पर 3-4 ये प्रमुख विधियां हैं व्यक्ति के व्यवहारों को जांचने की। तो पहली जो हमारी अध्ययन विधि है वो क्या है? अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसके बारे में हम जरा समझते हैं। क्वेश्चन 100% इससे मिलेगा आपको। इन चारों अध्ययन विधियों से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ध्यान से समझिए एक एक बात को। क्या है अंतर्निरीक्षण? माने स्वयं, अंतर माने स्वयं में। किसकी? पहली बात, अंतर्निरीक्षण विधि संरचनावादियों की विधि है। किसकी विधि है भैया? संरचनावादियों की विधि है। ठीक है, किसकी है? संरचनावादियों की विधि। चलो इसको मैं आपको जरा सा दिखाते हुए चलता हूं। किसकी है? संरचनावादियों की विधि है, तो इसको समझिएगा। ठीक है, और इस आधार पर हमने क्या कहा है कि इस विधि का प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स। सबसे पहले कौन है? इसको हटा ही देते हैं क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। अंतर्निरीक्षण विधि क्या है? संरचनावादियों की विधि है। पहली बात, मनोविज्ञान के संप्रदायों का जो डेवलपमेंट था उसमें स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे, संरचनावादी थे, उन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। और इस विधि और उनमें थे कौन? विलियम वुंड और टिचनर प्रमुख थे। विलियम जेम्स भी उन्हीं मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने चेतन अनुभूति के तत्वों का अध्ययन करने के लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। चेतन अनुभूति का मतलब क्या होता है? इस चेतन अनुभूति का तात्पर्य क्या है भाई? तो चेतन अनुभूति समझिए कि मतलब चैतन्य, मैं जागृत अवस्था में आपके सामने बैठा हूं तभी आप मेरे कार्य व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में, कार्यशील अवस्था में आपके सामने नहीं है, तब तक आप उसके कार्य व्यवहार के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो व्यक्ति की चेतन अनुभूति के तत्वों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। क्या है अंतर्दर्शन? इसका अर्थ क्या है? अपने भीतर देखना, टू लुक विथ इन, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यानी मैं जब ऐसा था और ऐसे समय पर जब फंसा था इस स्थिति में, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, ऐसा सोचना। ठीक है, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? अंतर्दर्शन विधि कहलाएगी। इस पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का, स्वयं, ठीक है, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण, उसके बाद विश्लेषण और वर्णन करता है। परंतु वर्णन व्यक्ति अपने उन मनोस्थिति की अच्छी घटनाओं का करता है। लोक लाज के भय से वो अपनी कमियों को थोड़ा ना बताता, यही इसकी एक बड़ी कमी है। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं। अंतर, अपने भीतर देखना, स्वयं द्वारा स्वयं की मनोस्थिति का अध्ययन करना। स्काउट ने कहा कि अपनी ही मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन
ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। खुद से अपने बारे में बताना। वुडवर्थ ने इसे आत्मनिरीक्षण कहा है। क्वेश्चन बढ़िया बना कि वुडवर्थ ने अंतर्निरीक्षण विधि का नाम क्या रखा, तो अंतर्निरीक्षण रखा, आत्मनिरीक्षण रखा। अंतर्निरीक्षण में दो बातें देखी जाती हैं। क्या व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का स्वयं निरीक्षण करता है, पहली बात, और दूसरा उसके संबंध में वह विवरण भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये सिर्फ चूंकि अध्ययन के लिए प्रयोग की जा रही है इसलिए लोगों को बताना भी होगा, साक्ष्य के रूप में आगे काम करेगा। इस प्रकार अंतर्निरीक्षण शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक या शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का विधिवत अध्ययन और निरीक्षण करता है। अंतर्निरीक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था क्या है कि अंतर्निरीक्षण में व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहला काम कर रहा है कि किसी बाह्य वस्तु पर ध्यान देता है। बालक है, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो बाह्य वस्तु पर ध्यान देता है तथा उसका सही जो है वो प्रत्यक्षण करता है। बाह्य वस्तु को देख रहा है और समझ रहा है। दूसरा क्या किया उसने, दूसरा क्या करना है इसको, दूसरा उसको एक काम और करना है कि अब जो बाह्य वस्तु उसने देखी है उसको वो ध्यान से देखकर एक विशेष प्रकार की मनोदशा उसके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। एक मेंटल स्टेट वहां पर बनती है। उस मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग वह अपने बातों को देखता बताता है। ठीक है, तीसरी बात क्या कही गई कि उस उत्पन्न मनोदशा के आधार पर, ठीक है, उस जो भी उस व्यक्ति ने देखा उसको मन में कुछ फीलिंग आई और उस फीलिंग का व्यक्ति स्वयं विधिवत अध्ययन या निरीक्षण कर व्याख्या और विवरण करता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा। ठीक है, तो यानी प्रतिमा, संवेदना और भाव, 3 बातें यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, किसी वस्तु को ध्यान से देखना और सही सही समझना। समझते हैं तो हमारे दिमाग में एक भाव बनता है और उस भाव का हम कुछ विश्लेषण करके व्याख्या कर देते हैं। तो ये हमारा काम अंतर्निरीक्षण विधि के अंतर्गत होता है। प्रमुख गुणों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है क्या है इसकी प्रमुख, तो व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का स्पष्ट और सीधा अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा संभव है। यह एक सरल विधि है जिसका प्रयोग किसी भी समय शिक्षक शिक्षार्थी अपनी मनोदशा का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, रॉस ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक का स्वयं का मस्तिष्क एक प्रयोगशाला है क्योंकि यह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। किसने कहा? रॉस ने कहा। हमारे पास हमारा दिमाग रहता ही है, हमको कभी किसी की आवश्यकता नहीं, कोई व्यक्ति सामने दिख तो हमने देखा, अपने विचार उत्पन्न कर लिए। इस पद्धति का बार बार प्रयोग करने से एक फायदा यह है कि व्यक्ति की विचार शक्ति बढ़ती है और इस आधार पर व्यक्ति में जो समझ है उसका भी निर्माण होता है। अंतर्निरीक्षण विधि का एक ऐतिहासिक महत्व भी है जो आज भी, हर प्रकार की अध्ययन विधियों का निर्माण जरूर हो गया है परंतु अंतर्निरीक्षण विधि सभी प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययनों का आधार अभी तक बनी हुई है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अगर हम दोष की बात करें तो कहा गया कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति की मनोदशा स्थिर नहीं होती। अच्छा, हाँ भाई, बहुत बड़ी बात है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है कि मनोदशा स्थिर नहीं होती, अतः व्यक्ति अपनी मनोदशा का सही निरीक्षण कर पाना संपूर्ण रूप से संभव नहीं होता। हम जैसे हमने कुछ देखा और देखने के बाद वो हमारे दिमाग में गया और दिमाग पे हम जैसे सोच रहे थे दूसरी घटना हमारे सामने आई, तो हम दृष्टा भी हैं और हम दर्शक भी हैं। इस तरीके से मनोदशाएं जो है बदलती रहती हैं, इसलिए सही से एक समय पर एक मनोदशा को ध्यान दे करके रोक कर बता पाना थोड़ा सा कठिन काम माना जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि में व्यक्ति जहां एक ओर अपनी मनोदशा का निरीक्षण भी करता है वहीं दूसरी ओर मनोदशा संचालित भी रहती है, अतः व्यक्ति द्वारा स्वयं का किया गया निरीक्षण दोषपूर्ण हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और कहा गया कि अंतर्निरीक्षण विधि से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनमें आत्मनिष्ठता देखने को मिलती है और सब्जेक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कभी क्या होता है कि आदमी अच्छी बातें बताता है, बुरी बात थोड़ा ना बताता। मनोदशा का विश्लेषण उसने किया, व्याख्या करना है, तो उस समय उसको जो अच्छे भाव आए थे वही बता रहा है, वो अपनी कमी नहीं बताएगा। इसलिए क्या है कि पक्षपातपूर्ण स्थिति हो जाती है। मन के द्वारा मन का निरीक्षण संभव नहीं है, ऐसी इसकी सबसे बड़ी कमी है। क्या कि मन के द्वारा मन का निरीक्षण करना संभव नहीं है, ये अंतर्निरीक्षण विधि की सबसे बड़ी कमी है। रॉस ने कहा दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही होते हैं क्योंकि मन निरीक्षक का स्थान और साधन दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के अध्ययनों में सबसे ज्यादा आत्मनिष्ठता देखने को मिलती है, सब्जेक्टिविटी देखने को
मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी इस अंतर्दर्शन विधि की है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करिए, चलिए जवाब दीजिए एक एक करके या रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बात, अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान के संरचनावाद की देन है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए, संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो वुंड तथा टिचनर, विलियम वुंड तथा टिचनर संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। तीसरा, संरचनावादियों ने चेतन अनुभूति का अध्ययन करने के लिए किस मनोवैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया? तो संरचनावादियों ने चेतन अनुभूति का अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया। अंतर्निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये आपकी पीजीटी की परीक्षा में आ चुका है। अंतर्निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है अपने भीतर देखना, टू लुक इनसाइड। ठीक है, स्वयं की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन स्वयं द्वारा करना किस मनोवैज्ञानिक विधि की देन है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसका उत्तर क्या होगा? अंतर्निरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन क्या है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण हो सकती है। मनोवैज्ञानिक का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है, क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहता है, इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रॉस महोदय का। अच्छा भैया, अगला क्वेश्चन एक बनता है कि कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि में दृष्टा व दृश्य दोनों एक ही होते हैं? तो कौन सा, क्या होगा जवाब आपका? अंतर्निरीक्षण विधि। ठीक है, तो अंतर्निरीक्षण विधि का प्रमुख दोष क्या है? मनोदशा जो है वो रुकती नहीं, व्यक्ति की मनोदशा स्थिर नहीं होती, अतः सही सही अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता। एक और सबसे बड़ी कमी और बढ़िया प्रश्न बनता है इसके लिए कि सर्वाधिक आत्मनिष्ठ और आत्मगत मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो इसको भी अंतर्निरीक्षण विधि को ही कहा जाता है। तो ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, बार पूरा क्लियर एकदम हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड को भी लगे हाथ खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या? प्रेक्षण। तो इसमें इसका अगर हम और एक्सप्लेनेशन दें तो कह रहे हैं कि बाह्य निरीक्षण या बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो वैसे तो वस्तुनिष्ठ विधियों की श्रेणी में कई सारी और भी अध्ययन विधियां आती हैं, परंतु आत्मनिरीक्षण या मतलब अंतर्दर्शन जो हमने विधि ऊपर पढ़ी है उसकी अपेक्षा में ये थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ है। परंतु जरूरी नहीं है, जब व्यक्ति का अध्ययन हो रहा है और व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो पक्षपात और बायस्ड होना थोड़ा सा स्वाभाविक गुण है, ये कमियां सदैव ही अध्ययनों में रहती हैं। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? देखना, ध्यान से देखना, इसका अर्थ होता है ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो इस अध्ययन विधि का प्रयोग किसने किया? कहा गया कि ऑब्जर्वेशन मेथड का, प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन व्यवहारवादियों के द्वारा किया गया। संरचनावाद के बाद क्या आया था? व्यवहारवाद आया था। व्यवहारवादियों ने अनुभूति के स्थान पर व्यवहार को और अंतर्निरीक्षण के स्थान पर प्रेक्षण विधि को मनोविज्ञान के अध्ययन का आधार माना था। कहा था अंतर्निरीक्षण नहीं होगी विधि, प्रेक्षण होगी, अनुभूति नहीं होगा, व्यवहार होगा अध्ययन का क्षेत्र। अगला कहा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि वह है जिसमें व्यवहार या घटना को देखकर, आंखों से देखकर उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम नहीं अपने मन से कुछ कहेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के अंतर्गत प्रायः शिक्षार्थियों के व्यवहारों का निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करके उसकी रुचि, अभिक्षमता, इन सब बातों का हम अध्ययन करते तथा व्यक्तित्व के कुछ खासशील गुणों का पता लगाते हैं। कुल मिलाकर के उसका कार्य व्यवहार देख करके अध्ययन करना। तो बाह्य निरीक्षक व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का निरीक्षण करके उसके आधार पर सामान्य मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करता है। 3 सोपान देखने को मिलते हैं। पहला, दूसरे के व्यवहार का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर उसकी मनस्थिति का पता लगाना, और दूसरा व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करना, और तीसरा सामान्यीकरण करना। लेकिन एक बात और समझिए, इस प्रेक्षण विधि में भी अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया। कैसे? देखिए, निरीक्षण विधि के उपरोक्त द्वितीय और तृतीय सोपानों में देखना और मनस्थिति का पता लगाना और विश्लेषण करना, ये तो ऊपर वाले के ही 2-3 सेकंड और थर्ड स्टेप है। तो निरीक्षण विधि के उपरोक्त द्वितीय व तृतीय सोपान में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग कर पूर्व अर्जित अनुभवों के द्वारा ही दूसरों के व्यवहारों की व्याख्या की जाती है। तो यहां पर भी तो हमने वही किया था ना, ऊपर मन स्थिति, किसी वस्तु को देखा और उसके आधार पर हमने प्रत्यक्षण किया था, उस आधार पर हमारी मनोस्थिति का आकलन किया था हमने, और थर्ड में हमने क्या किया था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो लगभग यही काम हमने यहाँ पर भी
किया हुआ है। वस्तुतः वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, परंतु दो प्रमुख प्रकारों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पहला स्वाभाविक प्रेक्षण या नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और सहभागी। ठीक है, इसको हम असहभागी और सहभागी भी कह सकते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इस विधि में विद्यार्थियों को जानकारी दिए बिना उन्हें स्वाभाविक परिस्थितियों में रखा जाता है। खेल के मैदान, कक्षा की परिस्थिति आदि में उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा होता है और उस आधार पर उनकी हम अभिरुचि, उनकी क्षमता, उनके व्यक्तित्व के खास सील गुणों का पता लगाते हैं। और दूसरा क्या होता है, सहभागी प्रेक्षण। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम उनमें घुल मिल जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं। एक मूवी आई थी शायद कल हो न हो, तो उसमें जो थे शाहरुख खान, तो उसी के साथ स्टूडेंट भी बन गए थे। ठीक है, तो सहभागी प्रेक्षण यानी पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके कार्य व्यवहार क्रियाकलापों में उनके कार्य व्यवहारों का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे और वो खुलकर अपने कार्य व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और हम अधिकतम जानकारी उनकी प्राप्त कर पाते हैं। इस विधि में ऑब्जर्वेशन जो है वो शिक्षार्थियों के ऑब्जर्वर होना चाहिए। यहाँ पर प्रेक्षक जो है वो क्या करता है, शिक्षार्थियों की क्रियाओं में प्रतिभाग करता है और उनके व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन भी करता है। क्रोनबैक ने इसी विधि का प्रयोग करके छात्रों की अभिक्षमता और अभिरुचि का पता लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। क्रोनबैक कौन है? क्रोनबैक ने सबसे अधिक शिक्षण के परीक्षण टेस्ट जो निर्माण किए गए हैं, मापन मूल्यांकन की श्रेणी में टेस्ट बहुत अधिक बनाया इन्होंने और उस पर ज्यादा काम किया। प्रमुख गुणों की बात करें प्रेक्षण विधि की, तो इस विधि द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति, अभिक्षमता और मानसिक योग्यता का हम ऑब्जर्वेशन करके एक वैलिड और रिलायबल निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं और हम व्यक्ति के व्यवहार को देखकर करें। हमने किसी के घर में फोन किया और कहा कि भैया आपका लड़का जो है अभी चोट खा जाएगा, बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, तो कहा तुम तो हमारे लड़के जलते हो इसीलिए उसकी बुराई कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम बुराई नहीं कर रहे हैं भैया, हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उस बच्चे को अभी बिना हेलमेट लगाए और इतनी खराब सड़क पर इतनी बाइक तेज दौड़ाते हुए देखा है, और जिस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरे कथन का साक्ष्य है और उस आधार पर मैं इसे कह रहा हूँ। मैं किसी प्रकार की पूर्व भावना से प्रेषित नहीं हूँ, इसलिए जिस उद्देश्य से मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात एकदम सही है और किसी से भी आप इस बात को पूछ सकते हैं, इसलिए विश्वसनीय भी है। तो हम इन आधार पर इस विधि का प्रयोग करके हम शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति, अभिक्षमता और मानसिक योग्यता का हम ऑब्जर्वेशन करके एक वैलिड और रिलायबल निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जो कि अंतर निरीक्षण द्वारा संभव नहीं होता। इस विधि का प्रयोग करना थोड़ा सा सरल है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बाहर तथा शारीरिक क्रियाओं का निरीक्षण करना सरल होता है। कई व्यक्तियों का अध्ययन भी एक साथ कर सकते हैं, समय श्रम बच सकता है, और इसमें क्या होता है कि इंट्रो ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता काफी अधिक होती है तथा निष्कर्ष का सत्यापन भी आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन ये बढ़िया बन सकता है कि अंतर निरीक्षण विधि और प्रेक्षण विधि में किस विधि में अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता अधिक होती है? तो प्रेक्षण विधि में। प्रमुख दोष क्या है इसके? वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि की सफलता के लिए कई बातों के साथ एक प्रशिक्षित और कुशल प्रेक्षक का होना अनिवार्य है। प्रायः प्रेक्षण का कार्य एक अनियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, वही अच्छा रिजल्ट दे पाता है। अतः प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण किए गए जाने वाले व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होते हैं। तो ये कहना कि अमुक व्यवहार के पीछे यही कारण है, थोड़ा सा ये कठिन काम बन जाता है, और इन्हीं सब के कारण प्रेक्षण के निजी पूर्वाग्रह और पक्षपात आदि का प्रभाव तो प्रेक्षण पर पड़ता ही पड़ता है। मैंने आपसे कहा व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन थोड़ा सा बायस्ड और प्रेजुडिस्ड होना स्वाभाविक की सी बात है, जिससे प्रेक्षण थोड़ा सा दोषपूर्ण हो जाता है। और आप मात्र उसके बाह्य व्यवहारों का अध्ययन करके उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत अच्छी बात नहीं है। बाह्य व्यवहारों का अध्ययन प्रमुख, जिसके आधार पर व्यक्ति की आंतरिक मानसिक क्रियाओं का सही अनुमान सदैव यथार्थ नहीं होता। हो सकता है कि आज ही वो तेज चला रहा हो, बहुत जरूरी हो, ऑक्सीजन खत्म हो गया हो देने के लिए, तो आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देने की बात बन जाती है। चलिए देखते हैं, कभी कभी तो सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं हर दिन विधि में, तो ऐसी ही यहाँ पर भी देखने को मिलती है। कुछ प्रश्न ऑब्जर्वेशन मेथड से जो हमने बातें पढ़ी उसका रिवीजन भी मान लीजिए इसी तरीके से हो जाएगा। क्या? पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? चाहे तो आप 2 मिनट रोक करके इन प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि मनोविज्ञान के व्यवहारवादियों की देन है। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? व्यवहारवाद के प्रमुख प्रतिपादक जेबी वाटसन महोदय हैं। अनुभूति के स्थान पर बाह्य व्यवहार का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक विधि की देन है? तो वो किसकी है? प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड की देन है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि के किन सोपानों में अंतर्दर्शन विधि का सहारा लिया जाता है? तो द्वितीय और तृतीय सोपान में हमने वस्तुनिष्ठ अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग किया था वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि को कितने प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है? तो वैसे तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? पहला हमारा है स्वाभाविक प्रेक्षण और दूसरा है कौन सा? सहभागी प्रेक्षण। ठीक है, अच्छा भाई, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण भी कहते हैं। प्रमुख वस्तुनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो प्रेक्षण को प्रमुख वस्तुनिष्ठ मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये ठा है, यहाँ पर टा आ गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक, प्रेक्षण विधि है। प्रेक्षण विधि की प्रमुख बाध्यता क्या है? कि इसके लिए एक योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक का होना बहुत महत्वपूर्ण है और साथ के साथ मात्र बाह्य व्यवहारों के आधार पर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को बता देना थोड़ा सा कठिन काम लगता है। ठीक है, तो चलिए, ये दो प्रकार की अध्ययन विधियों को आज मैंने बताया है। कल मैं आपको इसमें प्रयास ये किया जाएगा, प्रयोगात्मक अध्ययन विधि को मैं आपको बता दूं और नैदानिक विधि के बारे में आपको मैं बता दूं। तो कल ये आपका मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। परसों हम 2 संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। अलग से क्वेश्चन आता है भाई, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। देखिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आपको लगता है कि सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा आपको लगता होगा। मैंने पूरा पेपर की एनालिसिस की हुई है और जहाँ से भी प्रश्न बनता है उन सब बातों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, मिलते हैं। तब तक अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी बात तो स्वस्थ रहिए, ईश्वर का भजन करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।